ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो एपिसोड की शुरुआत में यहाँ पे हमें फिर से डीमन कासल का सीन दिखाया जाता है। अब जैसे कि आपको याद होगा कि यहाँ पे सब कुछ खत्म हो गया था, किंग बारान को यहाँ पे हरा दिया था जिन्वू ने, जिसके बाद यहाँ पे जिन्वू को काफी सारे आइटम्स मिले होते हैं जैसे कि डीमन मोनार्च के रैंक और फलाना ढिगाना। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो उसे चाहिए थी वो थी प्यूरिफाइड ब्लड ऑफ डीमन किंग, जो कि उन 3 आइटम्स में से था जिसकी जरूरत हमें होली वाटर ऑफ लाइफ बनाने के लिए थी। ठीक है, अब यहाँ पे भाई जिन्वू इन सबकी क्राफ्टिंग शुरू कर देता है और एक नोटिफिकेशन बताया जाता है इस चीज में कि यार ये पोशन बनाने के चांसेस जो है ना वो इंटेलिजेंस के स्टैट पॉइंट्स पे डिपेंड करते हैं। तो जिन्वू यार ये सोचता है कि यार ये बात तो उसको पहले पता ही नहीं थी, अगर ऐसा था तो वो पहले ही इंटेलिजेंस स्टैट को इंक्रीज कर लेता, लेकिन भाई अब पता नहीं क्या होगा। तो एसएल कहती है चिंता मत कीजिए सर, जिन्वू सब कुछ कर सकते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे टाइमर चल रहा होता है 3, 2, 1 और फाइनली यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका होता है। ठीक है, और ये एलेक्सर ऑफ लाइफ तैयार हो चुका होता है पूरी तरीके से। लेकिन जिन्वू एक चीज नोटिस करता है कि जो 3 इंग्रेडिएंट्स है ना वो थोड़े थोड़े यूज हुए हैं, बस एक ही चीज खत्म हुई है जो कि है स्प्रिंग वाटर फ्रॉम द फॉरेस्ट ऑफ इकोज, वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। बाकी 2 आइटम्स अभी भी उसके थोड़े थोड़े बचे हैं। ठीक है ना, और फाइनली यहाँ पे होली वाटर ऑफ लाइफ उसे मिल चुका होता है और ये सिर्फ तभी काम करेगा जब इसकी पूरी बॉटल खाली हो जाएगी, यानी कि पूरी बॉटल पिएंगे तब। अब यहाँ पे जिन्वू ये सोचता है कि क्या ये चीज जिन्वू की मॉम को ठीक कर सकती है। अब यार एक ही जरिया है ये पता लगाने का, उसे जल्दी से जल्दी वहां पे जाना पड़ेगा हॉस्पिटल में। तभी वो देखता है कि आयरन इधर उस ड्रैगन की बॉडी को उठा के ले आता है। जिन्वू कहता है भाई तुम्हें कुछ ज्यादा जल्दी नहीं हो रही। तो जिन्वू बताता है कि यहाँ पे जो सारे डीमन सोल्जर्स थे उनको अराइज करना काफी ज्यादा मुश्किल था, लेकिन यहाँ पे इस ड्रैगन को तो वो अराइज कर ही सकता है। इधर यहाँ पे उसका नाम रखने के लिए बोला जाता है उसे, तो वो उसका नाम काइसल रख देता है। ठीक है, अब यार जिन्वू ये सोचता है कि उसको इस डीमन कासल से निकलने के लिए क्या एक एक फ्लोर करके नीचे उतरना पड़ेगा, मतलब बिल्कुल लास्ट वाले फ्लोर तक जाना पड़ेगा। अब यहाँ पे साइड में तो एसल कहती है कि अब हम जीत चुके हैं तो ऑब्वियसली बात है घर पे पार्टी होगी, एक बैंकेट लगेगा बहुत तगड़ा, तो आप हमारे कासल में चलिए। लेकिन यहाँ पे जिन्वू अपनी ही अलग थॉट्स में खोया हुआ होता है ये सारी चीजें सोचने में, तो यार वो इग्नोर कर देता काइंड ऑफ। उसे एक रियून स्टोन मिला होता है जिससे कि उसको शैडो एक्सचेंज स्किल मिलेगा, यानी कि वो किसी भी शैडो के साथ अपनी पोजीशन को स्वैप कर सकता है, एक्सचेंज कर सकता है। ठीक है, और ये काफी ज्यादा कमाल का स्किल है, लेकिन इसका एक छोटा सा ड्रॉबैक है कि इसमें 3 घंटे का कूल डाउन पीरियड होता है, यानी कि एक बार यूज करने के बाद 3 घंटे तक इस स्किल का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ओके, तो यार जिन्वू यहाँ पे माफी मांगता है एसल से और कहता है कि देखो तुम अब चली जाओ और मैं नहीं आ सकता। ठीक है, तो एसल कहती है कि बैंकेट का क्या, तो जिन्वू कहता है देखो यार रेडिश क्लैन ना 8th फ्लोर पे है और वो काफी ज्यादा दूर है तो वहां मैं नहीं जा सकता, लेकिन चिंता मत करो हम फिर से मिलेंगे। ठीक है ना, वो यहाँ पे एकदम से गायब हो जाता है और उसकी जगह एक दूसरा ही सोल्जर आ जाता है। ये सोल्जर सोचता भाई क्या हो गया, मैं यहाँ कैसे आ गया। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे जिन्वू आ चुका होता है अपने नेबरहुड में। वो इधर काइसल को बुलाता है, उसके ऊपर चढ़ जाता है और उड़ता हुआ निकलता है हॉस्पिटल की तरफ। दूसरा यहाँ पे हमें हंटर एसोसिएशन का सीन दिखाया जाता है। अब जिनचुल बताता है कि इन लोगों को यहाँ पे कुछ फुटेज मिली है जापान की तरफ से उन आंट्स के बारे में। तो यार गुनही का सबसे बड़ा डाउट यही होता है कि जब ये लोग आयरन के ऊपर अटैक करेंगे और ये लोग मतलब क्वीन से लड़ रहे होंगे, तब जो गार्ड्स होंगे मतलब जो बाकी आंट्स होंगी वो एकदम से भागते हुए क्वीन के पास ना आ जाए। तो इस वजह से जिनचुल बताता है कि यार जो गोटो है वो एक सिग्नल जाम करने वाला डिवाइस यूज करेगा जिससे कि ये जो आंट्स है आपस में कम्युनिकेट करती है ना वो ना कर पाए। तो इसका मतलब ये है कि गुनही का जो टीम है, मतलब हमारी जो साउथ कोरिया वाली टीम है, उसका सामना सिर्फ और सिर्फ क्वीन और उसके गार्ड से होगा। तभी यहाँ पे गोगुनी को एक अजीब सा ऑरा महसूस होता है। वो कहता है कि जिनचुल तुमने महसूस किया हो क्या रहा है भाई बाहर, और संगजिनवू से कुछ न्यूज मिली तुम्हें, कुछ पता चला वो कहाँ पे है। तो यार अभी तक उसको कोई न्यूज नहीं मिली होती। ठीक है, ये और यहाँ पे इन लोगों को भी महसूस हुआ होता है। बेसिकली यहाँ पे बेक यूनो बैठा हुआ होता है और वो मिलने आया हुआ होता है एक S रैंक के हीलर मिन ब्योंगू से। अब यार ये दोनों तो यहाँ पे ड्रिंक वगैरह कर रहे होते हैं और ये दोनों बात करते हैं कि इन दोनों ने भी उस ऑरा को महसूस किया। भले ही ब्योंगू रिटायर हो चुका है लेकिन ऑब्वियसली बात है उसको भी अभी महसूस हुई है ये चीज। एनीवे ये दोनों यहाँ पे काफी अच्छी खासी लंबी खासी बातचीत करते हैं। बेक यूनो हमें बताता है कि ब्योंगू सिर्फ एक ऐसा अकेला हंटर है जो कि एक पीस में है और रिटायर हो चुका है। ठीक है, क्योंकि यार आमतौर पे हंटर्स रिटायर तब होते जब वो जख्मी हो जाए या फिर अपने हाथ पैर खो दे। ठीक है, लेकिन यार ब्योंगू यहाँ पे एक हीलर है और वो बिल्कुल अच्छी कंडीशन में है, जबकि वो एक S रैंक का हीलर है। तो बेसिकली यहाँ पे उसको काफी पैसा भी मिलता था। ऐसा नहीं है कि उसके घर वालों के पास काफी पैसे हैं इस वजह से उसने छोड़ दिया, मतलब उसका कुछ रीजन समझ नहीं आता। तो वो बताता है कि यार तुम्हें पता है ना कि योनसुक कैसे मरा था, तो वो बेसिकली योनसुक आंट आइलैंड पे गया था, मतलब जेजो आइलैंड पे, और उसकी काफी बुरी तरह
तरह से वाट लगी थी। तो बेक यही बोलता है कि देखो यार, अगर मैं वहां पे नहीं गया ना रेड पे, तो कोरिया में बाकी सब लोगों का भी यही हाल होगा, ठीक है, तो मेरे को जाना ही होगा। तो बेसिकली यहाँ पे ब्योंगो को ऐसा लगता है कि बेक उसको इनवाइट कर रहा है इस जेजू आइलैंड रेड पे, और वो कहता है मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा, मेरे बस की नहीं है ये सब कुछ संभालना, ठीक है ना। तो बेक कहता है देखो ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हें कोई इन्वाइट करने नहीं आया, मैं बस तुमसे मिलने के लिए आया हूँ, हो सकता है कि ये आखिरी बार हो जब हम मिल रहे हैं, है ना। तो यार ब्योंगो बताता है कि अब वो एक टीचर बनने का एग्जाम देने वाला है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है वो एक हंटर है, और इसी वजह से उसको काफी सारे इन्विटेशन आते रहते हैं अलग अलग गिल्ड से। यूजन कंस्ट्रक्शन की तरफ से भी उसको एक ऑफर आया था कि वो गिल्ड मास्टर बन जाए, लेकिन उसने सारे ऑफर्स को मना कर दिया, और बेसिकली वो यहाँ पे टीचर ही बनेगा और हिस्ट्री पढ़ाएगा, क्योंकि उसको कोरियन हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है। बेक यहाँ पे यही सोचता है कि यार ऑब्वियसली बात है कि काफी सारे हंटर्स हैं, और ज्यादातर हंटर्स को ना लड़ना पसंद है, और अंदर से उनकी आग जगती है, तो कोई यही रीजन तो नहीं है कि बंदे अवेकन होते हैं, हंटर्स बनते हैं, जिन लोगों के अंदर लड़ने की आग होती है। दूसरी ओर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है हॉस्पिटल का सीन। फाइनली यहाँ पे जिन्वो खिड़की से अंदर आता है, और वो यहाँ पे सारी की सारी जर्नी याद करता है कि कैसे वो ई रैंक के हंटर से यहाँ तक आया है अभी, और सिस्टम का इसमें काफी बड़ा रोल है। लेकिन क्या ये पोशन काम करेगा, ये पता लगाने का सिर्फ एक ही तरीका है, यहाँ पे उसको अपनी मॉम को इसे पिलाना होगा। लेकिन उसके हाथ कांपने लग जाते हैं, ऑब्वियसली बात है उसको डाउट हो रहा होता है कि ये चीज काम करेगी या नहीं, लेकिन उसे सिस्टम पे भरोसा करना होगा, और वो ये पूरा लिक्विड अपनी मॉम को पिला देता है। वो देखता है कि उसकी मॉम के गले पे एक स्कार है, वो बचपन का सीन याद करता है कि वो अपनी मॉम के बाल धोना चाहता था, और ये पानी काफी गर्म था, जिस वजह से यहाँ पे उसकी मॉम की गर्दन जल गई थी, लेकिन फिर भी उसकी मॉम उसके बारे में ही सोच रही थी कि जिन्वो को कोई चोट ना लगी हो, ठीक है। फाइनली वो देखता है कि यहाँ पे उसकी मॉम का फेस ग्लो करने लग जाता है धीरे धीरे करके, मतलब पहले से बेहतर होने लग जाता है। अब वो सोचता है कि उसकी मॉम आंखें क्यों नहीं खोल रही, वो नहीं खोल रही होती काफी देर से। अब वो सोचता है यार, अपने आप को काफी कोस रहा होता है, वो वेट करता रहता है। थोड़ी देर बाद उसकी मॉम उठ जाती है, और वो पूछती है कि जिन्वो क्या ये तुम हो। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे वो पूछती है कितने साल से सो रही थी, वो तो 4 साल से सो रही थी बेसिकली, ठीक है। और वो जिना के बारे में पूछती है, और जिन्वो बताता है कि वो ठीक है। तो उसकी मॉम यही बोलती है कि बहुत अच्छे जिन्वो, तुमने काफी अच्छे से ख्याल रखा अपनी सिस्टर का, और अपना प्रॉमिस पूरा किया, थैंक यू। तो यार वो काफी ज्यादा रोने लग जाता है जिन्वो, क्योंकि भाई मतलब शुरुआत से लेकर अब तक जो भी उसने मेहनत की थी वो इसी पल के लिए की थी, जिससे कि वो अपनी मॉम को ठीक कर पाए। तो यहाँ पे एक वार्ड बॉय होता है, वो आके इधर डॉक्टर को बताता है कि जो पेशेंट थी इटर्नल स्लीप में, वो एकदम से जाग चुके, मतलब ठीक हो चुके पूरी तरह से। तो जो उसके गार्डियन है ना, वो चाहते हैं कि उनको डिस्चार्ज कर दिया जाए। तो डॉक्टर तो कहता है क्या भाई, वो अभी चलने की भी हालत में नहीं होगी, 4 साल से सो रही थी वो। तो ये बंदा कहता है कि ऐसी बात नहीं है, मतलब वो आराम से चल पा रही हैं, और मतलब एकदम हेल्दी हो चुके, जैसे उनको कुछ हुआ ही नहीं था। तो ये डॉक्टर कहता है ऐसा कैसे हो सकता है भाई, वैसे भी अगर वो ठीक भी हो गए हो तो हम उनको इतनी इजीली डिस्चार्ज नहीं कर सकते, हमें मेडिकल कम्युनिटी को इन्फॉर्म करना होगा इसके बारे में, और लोगों को बताना होगा यार ये काफी अच्छा केस है। तो ये बंदा बताता है कि देखिए डॉक्टर, मैंने पेशेंट के गार्डियन से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो कोई आम बंदा नहीं है। तो यहाँ पे बताया जाता है डॉक्टर को कि वो 10th S रैंक का हंटर है, संग जिन्वू। तो ये डॉक्टर कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या, मतलब यार देखो, अगर कोई पेशेंट ठीक हो गया हेल्दी है तो उसको घर भेजने में क्या बुराई है ना, हम उसे भेज सकते हैं। यहाँ पे जिना भी आ चुकी होती है, जिना भी काफी ज्यादा रोने लग जाती है अपनी मॉम को देख के, और हक करती है अपनी मॉम को, ठीक है। जिन्वू यहाँ पे यही सोचता है कि यार वो अब एक हंटर बन चुका है, और इस दौरान उसने अपने आप को काफी ज्यादा दूर कर लिया था जिन्हा से भी और बाकी सब लोगों से, एक अलग ही रास्ते पे वो आ चुका है अब, ठीक है। यहाँ पे उसने काफी टाइम से अपना फोन नहीं चलाया होता, काफी सारी मिस कॉल्स उसे आई होती है, और एक न्यूज भी होती है ड्रैगन को लेके कि एक ड्रैगन देखा गया आसमान में, कोई डंजन तो ब्रेक नहीं हुआ है, लेकिन ये कौन से आ गया, किधर से आ गया। जिन्हों समझ जाते हैं कि ये काइसल के बारे में, तभी उसको कॉल आता है गुनही का, और वो कहता है तुमने न्यूज देखी। तो जिन्हों कहता है ओह ऐसा है क्या, मुझे माफ कीजिएगा। तो गुनही कहता है कि तुम ये क्या बोल रहे हो। तो बेसिकली यार ऑब्वियसली बात है, न्यूज कुछ नहीं बल्कि यही है कि जेजू आइलैंड का जो अनाउंसमेंट है रेड का, वो हो चुका है, और इसी वजह से यहाँ पे ये सारी बातें जिन्वू को बता देता है गुनही, और वो मदद मांगता है जिन्वू की, ठीक है। जिन्वू ये सोचता है कि यार नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में वो बिल्कुल भी मना नहीं करता जाने के लिए, लेकिन अब उसकी मॉम बिल्कुल ठीक हो चुकी है। तभी यहाँ पे उसको काफी खतरनाक एनर्जी वेव महसूस होती है। तो गुनी कहता है क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है क्या। तो जिन्वू कहता है ऐसा लगता है कि थोड़ी दूरी पे कुछ हंटर्स लड़ रहे हैं। तो गुनी कहता है हाँ तुम्हें पता चल ही गया इतनी दूर से भी, चलो अच्छी बात है। वो बात यह है कि जो S रैंक के हंटर्स है ना, वो थोड़ा वार्म अप कर रहे हैं जिम के अंदर लड़ने की प्रैक्टिस। तो जिन्वू कहता है क्या S रैंक के हंटर्स। तो गुनी कहता है हाँ 4 ही दिन बचे हैं बस जेजू आइलैंड रेड के लिए, तो भाई प्रैक्टिस तो करेंगे ही ना। और उनके अलावा यहाँ पे जापानीज S रैंक के हंटर्स भी आए हैं, जिनके साथ
गोटो रियोजी भी है। तो जिन्वो कहता है क्या गोटो रियोजी? तो गुनी कहता है हाँ वो ही गोटो रियोजी, मतलब ये तो आम सी बात है, जापान का सबसे बड़ा हंटर है, तुमने भी उसका नाम सुना ही होगा। तो यहाँ पे हमें जिम का सीन दिखाया जाता है और इधर भाई काफी खतरनाक लड़ाई हो रही होती है, मतलब स्पारिंग मैच मान लो, ट्रेनिंग मैच। इधर बेक लड़ रहा होता है और वो ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है अच्छा खासा। इधर उसका सामना माँ से हो रहा होता है जो कि भाई कराटे की यूनिफॉर्म पहन के बैठा होता है, टाइकोंडो वगैरह की, ठीक है। इन दोनों की लड़ाई काफी अच्छी खासी हो रही होती है, एक दूसरे को टक्कर दे रहे होते हैं और इनका ये ऑरा यहाँ पे जिन्वो ने महसूस किया था। जिन्वो कहता है ऐसा लग रहा है कि मिस्टर बेक को काफी दिक्कत हो रही है इन्हें संभालने में। तभी यहाँ पे साइड में से चॉय जोंगिन आता है, वो कहता है कि ऐसी बात नहीं है, बेक अभी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल ही नहीं कर रहा। तुमसे मिलकर खुशी हुई मिस्टर संग। वो जो बंदा है ना उधर, उसका नाम है मा डोंग वोक, फेम गिल्ड का, और ये भी एक एस रैंक का हंटर है, ठीक है। जिन्वो कहता है कि तुमने कहा कि मिस्टर बेक अपनी पूरी एनर्जी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्यों? उनका सामने वाला ओपोनेंट तो इतना ताकतवर है ना। तो चॉय जोंगिन बताता है कि देखो यार, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि दूसरे लोगों को देखते हुए अपनी पूरे कैपेसिटी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। बात यह है कि जब बेक अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करता है तो वो पूरा मॉन्स्टर में तब्दील हो जाता है, काफी खतरनाक बात है। तो जिन्वो मन में सोचता है कि इसका मतलब ये सच है कि वो ट्रांसफॉर्म हो सकता है। फाइनली यहाँ पे भाई एस रैंक के जो जापानीज हंटर्स होते हैं वो भी आ चुके होते हैं, गोटो रियोजी वाली टीम पूरी की पूरी, ठीक है। इजावा, इशिडा, टानाका, होशिनो, कुमामोटो, टावाटा, फूजिशिमा, केई, शिमिजू। अब यार ये जो जापानीज हंटर्स होते हैं ना, इनको भी काफी खतरनाक ऑरा फील हो रहा होता है और ये ऑरा बेसिकली जिन्वो का ऑरा होता है। अब गोटो समझ जाता है कि ये पक्का कोई असैसिन टाइप का हंटर है और काफी खतरनाक ऑरा है इसका, भले बहुत छुपाने की कोशिश कर रहा है लेकिन भाई खुद ही नहीं छुपा पा रहा। काफी कमाल का असैसिन होगा ये, गोटो बोलता है। तो हानेकावा कहते हैं कि माफ कीजिएगा लेकिन ये मेज टाइप का हंटर है सर। तो गोटो कहते हैं क्या मेज टाइप का? ऐसा हो ही नहीं सकता। तो हानेकावा कहती है कि ये ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है। तो इधर चाहे भी होती है, वो भी पहचान जाती है कि संग जिन्वो इधर आ चुका है, ठीक है। तभी यहाँ पे इशिडा इधर के से बोलती है कि यार वो जो बंदा है वो साउथ कोरिया का 10वां एस रैंक हंटर है कि नहीं? तो के कहता है कि यार देखो इशिडा, मुझसे इस समय बात मत करो, वैसे भी इतने सारे एस रैंक के हंटर आ चुके हैं ना इधर की मेरे को उल्टी आने लगी है यार। तो बेसिकली यहाँ पे उसकी भी चाहे वाली प्रॉब्लम होती है, वो भी हंटर्स के सामने ज्यादा देर रह नहीं सकता, उसको गंदी सी घटिया सी स्मेल आती है। लेकिन वो यहाँ पे साइड में नोटिस करता है चाहे की भी सेम कंडीशन होती है, लेकिन चाहे को सिर्फ एक रुमाल लगता है नाक पे लगाने के लिए, तो वो समझ जाते हैं कि चाहे का लेवल उससे थोड़ा तो कम ही है, इसी वजह से वो सिर्फ हैंकी से इस स्मेल को रोक पा रही है, ठीक है। हानेकावा बता दिया है कि ये सबसे बेस्ट एस रैंक हंटर्स हैं यहाँ के, साउथ कोरिया के, ठीक है। तो आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया मिल ही जाएगा इन लोगों को देख के। लेकिन इनके अलावा कुछ और भी खतरनाक हंटर शामिल है इधर। तो यहाँ पे चाहे की तरफ इशारा करती है वो। तो गोटो मन में यही सोचते हैं कि चाहे और गोगुन ही ऐसे दो हंटर्स है जो कि काफी कमाल के हंटर्स है और हमें कंपेयर कर सकते हैं, ओके। तभी यहाँ पे एक बंदा आता है जो कि होता है नाइट्स गिल्ड का गिल्ड मास्टर, ठीक है, मिस्टर पार्क। और ये एक ए रैंक का हंटर होता है, इसके साथ एक डिसाइपल टाइप का मतलब साइड वाला बंदा भी होता है, लेकिन हानेकावा ने उसका नाम कभी सुना नहीं होता, इसी वजह से ये डिसाइपल काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, ओके। तो हानेकावा कहती है कि वैसे ए रैंक के हंटर्स को तो इन्वाइट किया ही नहीं गया है जेजो आइलैंड रेड पे, वहां पे तो सिर्फ एस रैंक के हंटर्स जाने वाले हैं, तो तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो भाई इन दोनों में यहाँ पे बहसबाजी हो जाती है। अब गोटो को तो कुछ समझ नहीं आ रहा होता, वो यही कहता है कि देखो हानेकावा, अगर तुम बहसबाजी कर रहे हो तो प्लीज बंद कर दो, ठीक है, यहाँ पे कोई दंगा नहीं चाहिए मुझे। लेकिन भाई हानेकावा भी छिड़ जाती है यहाँ पे इनके प्रपोजल से, तो ये दोनों यहाँ पे 1-on-1 फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं। और भाई यहाँ पे कुछ खतरनाक चीजें होना शुरू हो जाती है, मतलब बेसिकली पार्क और हानेकावा की यहाँ पे लड़ाई होने वाली है, लेकिन सीरियस वाली लड़ाई नहीं, सिंपल से रूल्स रखते हैं ये लोग। पार्क बताता है कि ठीक है फिर हम दोनों में से सबसे पहले जो दूसरे का हाथ पकड़ लेगा ना वो जीत जाएगा। तो यहाँ पे पार्क तो फुल ओपनिंग के साथ खड़ा होता है, हानेकावा यहाँ पे छूटते साथ उसके ऊपर अटैक करना शुरू करती है, लेकिन पार्क इजीली उसके अटैक्स को डॉच कर लेता है और अपने पैर से उसके हाथ पे हल्का सा लात मारता है, जिससे कि भी हानेकावा का हाथ उड़ जाता है। तो पार्क कहता है कि देखो ये कोई अटैक नहीं था, ये बस हल्का सा पैर लगाया मैंने। तो हानेकावा कहती है कि देखो मुझे माफ करना, लेकिन तुम्हें लग रहा होगा कि तुम काफी ज्यादा कूल लग रहे हो, लेकिन तुम्हारी पैंट नीचे से फट चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पे पार्क डर जाता है। तभी इधर हानेकावा आती है उसके ऊपर अटैक करने के लिए, यानी कि उसको छूने के लिए, टच करने के लिए, जिससे कि वो हार जाए। लेकिन भाई इतनी तगड़ी स्पीड होती है ना पार्क की कि वो उसका हाथ छूटते साथ ही पकड़ लेता है, काफी खतरनाक स्पीड, ओके। तो पार्क यही बताता है कि इन लोगों को एक्सपीरियंस है इंसानों के साथ लड़ने का, इसी वजह से उसको पता है कि इंसान कैसे बिहेव करते हैं और उनसे कैसे निपटा जाता है। लेकिन हानेकावा को इसका कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होता सिवाय मॉन्स्टर्स से लड़ने के। तो गोटो यहाँ पे एक प्रपोजल रखता है, वो यही कहता है कि हम दोनों ही टीम के जो एस रैंक के हंटर्स है क्यों ना उनके बीच में एक कंपटीशन हो। तो गुनी यहाँ पे आ जाता है, वो कहता है ठीक है फिर, लेकिन इस कंपटीशन में हम मेज टाइप और नॉन कॉम्पिटेटिव टाइप के हंटर्स को थोड़ा दूर रखेंगे, उनको पार्टिसिपेट नहीं करने देंगे। मतलब सिंपल सी बात है, जिन्वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो इनकी यहाँ पे टीम बन जाती है, ये लोग 4-4 की टीम बना लेते हैं, ओके। साउथ कोरिया की तरफ से आते हैं बेक युनहो, मा डोंग वुक,
चाहेई और लिम टाइग्यू। और जापान की तरफ से आते हैं टानाका केंजो, होशिनो कुमामोटो और टावाटा कानाए। ठीक है, अब ये सारे के सारे हंटर्स यहाँ पे लड़ना शुरू करेंगे, लेकिन इनके रूल्स कुछ अलग होते हैं। तो यार ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करूंगा। और मुझे पता है यार, आप इन वीडियोस पे काफी अच्छा खासा रिस्पॉन्स दिखा रहे हो सकता है कि मैं इन एपिसोड्स को कंटिन्यू करूं सीरीज के खत्म होने के बाद, यानी